तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर पहला नंबर पर हो गया हमारा डोबिलिनियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, नहीं कब का था? डोबिलिनियर्स लॉ ऑफ ट्रायड 1817, 29 एलिमेंट्स पर। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव 1866 और 50 फ्रॉम हाइड्रोजन सोडियम। तो ये भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े, आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, चारों ड्रॉबैक लिख कर लाने के लिए कॉपी में लिखे हो। उसका कॉपी क्या देख रहे हो? तुम कहाँ लिखोगे? दिखाओ। ये तो अभी लिखो। तो ड्रॉबैक्स लिख लेना। और उस दिन एक चीज बताया भी गया था, आप लोगों को याद भी होगा, क्या क्या था एक बार बताओ स्पीड में। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का ड्रॉबैक क्या क्या? कैल्शियम वर्ड पे मत रहो, लाइटर एलिमेंट, लाइटर एलिमेंट तक काम कर रहा था। 56 एलिमेंट है, बाद में और किसी एलिमेंट का खोज भी नहीं हो पाएगा, जगह भी नहीं छोड़े थे, तो ये गलती है। एक ही स्लॉट में एक से ज्यादा एलिमेंट को भी पुट किया गया था, नहीं चलेगा ये। और ऐसे ऐसे जगह पर किया गया था जिसको ऊपर नीचे देख करके बहुत ही ज्यादा वेरिंग केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नजर आ रहा है। 4 ड्रॉबैक है। किताब के हिसाब वाला लैंग्वेज लिखने पर देख ही रहोगे काफी लंबा चला जाएगा, तो उसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा सेटअप करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर से आता ही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का ड्रॉबैक लिखने के लिए। तो डोबिलिनियर, लेवोजियर, न्यूलैंड्स, इन सब ने अपना अपना लॉ बनाया और थोड़ा इधर करके ड्रॉबैक जो है वो होते चला गया। उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जो 3rd नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं वो हमारा मेंडलीव्स। स्पेलिंग क्या है? MEND डबल ही है, सिंगल L के बाद डबल ही है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ टेबल। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव है ना, देखो नाम पढ़ो, इनके बारे में पढ़ना, पलट लो पेज नंबर 82, थोड़ा पढ़ो इनके बारे में। दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। और पिछला जो लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 में पढ़े थे, मैं वहां पर भी बता दी कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में क्लास 9 केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े थे, दे वर एक्चुअली साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स। सबको फिजिक्स में ही नोबेल पुरस्कार वगैरह मिला। बट इनके बारे में ये जो इस चैप्टर में आप लोग देख रहे हैं, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ, ये क्या कहते हैं आप लोगों को, फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का फादर, जनक जो है वो दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को ही बोला जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट केमिस्ट्स ऑफ ऑल टाइम। एटॉमिक नंबर 101 है मेंडलीवियम, है ना, इन्हीं के नाम पर दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 101। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि काफी बड़े जाने माने साइंटिस्ट प्लस केमिस्ट। और थोड़ा सा ऐसे ही बस कनेक्ट करने के लिए आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें सही तो था किनका, सही अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर किनका, नील बोर का, बट वो थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दिया गया क्योंकि वो अब आपको सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। लेकिन रदरफोर्ड का स्ट्रक्चर के बारे में, लॉ के बारे में, कैसे कैसे बनाया, एक्सपेरिमेंट किया था, पूरा पढ़ाया गया। उसी तरह से मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में। गलत है, ये नहीं चलता आज के डेट में। आज सबको मालूम है कि अभी मोजले और नील बोर का द्वारा बनाया जाने वाला पीरियोडिक टेबल ही अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बट सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, टॉपिक कितना बन सकता है, परीक्षा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से 10th में, 11th में, 12th में मेंडलीव का लॉ ही मोजले के पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ से भी ज्यादा आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मेंडलीव ही, जैसे वहां पर भी था, पूरा कहानी आप लोग रदरफोर्ड का पढ़े थे, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और अर्नेस्ट रदरफोर्ड, पूरा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का। उसी तरह से यहाँ पर भी है, आप अपना किताब में देख सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो ना के बराबर दिया हुआ है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो कुछ दिया ही हुआ नहीं हुआ है, लेकिन इनका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल 2-2, 3-3 पेज में पूरा समझाया हुआ, लैंग्वेज से लेकर के अचीवमेंट, क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक, भर के समझाया है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साइंस के हिसाब से बात करो तो भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में मेंडलीव का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ो जल्दी से, 1-2 मिनट में थोड़ा पढ़ो इनके बारे में, पढ़ लिए क्या क्या जाने, खास बात ये बताओ।
रशियन साइंटिस्ट। और ये कोई खास बात नहीं, खास बात बताओ। मदर वॉज अ सेलिब्रिटी। अच्छा ठीक है, साइंस की बातें बताओ, साइंस की बातें, साइंस की बातें नहीं बताओगे। चलो कब इनका पीरियोडिक लॉ कब है, कुछ लिखा हुआ है किताब में? 1872 में पब्लिश हुआ लगता है, बनाया गया उसी रेंज में है। न्यूलैंड का जब लॉ है तभी का है, लगभग 1869 है। 72 में तो पब्लिश हो गया, अलग से मेंशन नहीं है। नहीं ठीक है, तो इसी समय का है न्यूलैंड और मेंडलीव का लॉ, इसी समय का है। अब क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो डोबिर्नियर का लॉ और न्यूलैंड का लॉ आप लोग समझ ही गए कि डोबिर्नियर का लॉ तो बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड पे चल रहा था। न्यूलैंड का लॉ वाज द फर्स्ट लॉ अबाउट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कैन बी पीरियोडिकली क्लासिफाइड। इट वाज फर्स्ट शोन बाय जॉन न्यूलैंड। तो उन्हीं के लॉ का मदद लेते हुए मेंडलीव ने भी उसी समय पर लगभग अपना पीरियोडिक लॉ टेबल दिया, जो कि कई दिनों तक काम किया। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी आपका है और वो अभी भी इनकम्प्लीट है, उस पर काफी तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता है। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल जो है, मतलब जो फाइनल हुआ, इन्हीं का है। उसके बाद जो मॉडर्न वाला अभी आप और हम पढ़ते हैं, उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, तो ये उस समय का कंप्लीट पीरियोडिक टेबल था और कई दिनों तक काम किया। सही सही लॉ है, सही सही रूल रेगुलेशन है। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ टेबल क्या कहता है? तो न्यूलैंड का लॉ कह रहा था, कल आप लोग पढ़े थे, एलिमेंट्स को लेना है, अरेंज करना है, किस हिसाब से? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर। तो न्यूलैंड बताए थे कि हर 8वें वाले ऑर्डर वाले एलिमेंट का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी पहले वाले ऑर्डर वाले एलिमेंट का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को रिजेंबल कर रहा था। उसी के बेसिक्स पर मेंडलीव का भी पीरियोडिक लॉ है, पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीव ने भी क्या किया, इन्होंने भी किया, जितने भी एलिमेंट उस समय मौजूद थे, थोड़ा सा एलिमेंट बढ़ गया 56 से 62, 63 अलग अलग किताब में अलग अलग है। चलो 63 ले लेते हैं। तो 63 देखो 6-7 एलिमेंट का ही और ईयर लगभग 2-3 साल का ही अंतर है। तो मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक लॉ पीरियोडिक टेबल बनाया तो उस समय 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। मेंडलीव ने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को डायरेक्ट अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर नहीं किया, एकदम सीधा सीधा। दोनों में यही अंतर है, न्यूलैंड पहले अरेंज किए फिर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी मिलाए। मेंडलीव पहले सारे एलिमेंट का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को मिलाने का ट्राई किए। समझ आ रहा है? बहुत सारा आप लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में पढ़े हैं और मैं क्या बता रहा हूं, पिछले चैप्टर में पढ़े मेटल्स नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स आप लोग देखे। मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट विथ मेनी अदर टाइप ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स। तो मेंडलीव ने भी यही किया, जितने भी एलिमेंट मौजूद थे उन सारे एलिमेंट को पहले कैटेगराइज किया कि कौन सा एलिमेंट किस तरह के एलिमेंट के साथ, मेटल नॉन मेटल के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, अलग अलग मेटालिक सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके एक ही तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन बना सकता है। पहले ये चेकअप किया गया। और जो एलिमेंट सिमिलर तरह के ऑक्साइड, सिमिलर तरह के हाइड्राइड्स एंड मेटालिक सॉल्ट्स, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व था। आपके किताब में आप लोग थोड़ा देखो, एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, पेज नंबर 83 में दिख रहा होगा, एक बार देखो पेज नंबर 83 में। वो इनका दिया हुआ नहीं है, जैसे आप लोग न्यूलैंड वाला देखे थे कल, है ना, न्यूलैंड का कल आप लोग देखे थे 56 एलिमेंट था, उसमें कितना 30-37 एलिमेंट ही लिखा हुआ था। तो न्यूलैंड का एक्चुअल वाला पीरियोडिक टेबल नहीं था। ये भी जो आप लोग एनसीईआरटी बुक में अपना टेबल देख रहे होंगे पेज नंबर 83 पर, ये मैनिपुलेट करके आपको समझाने के लिए उस तरह का टेबल बनाया हुआ है। इस तरह का टेबल नहीं था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बनाया हुआ है। इज नॉट द एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल क्रिएटेड बाय डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, बट इसी रेंज पे है, इसी से समझना है, जो आपकी किताब में दिया हुआ है उसी से आपको समझना। ठीक है, तो उसमें आप लोग देख रहे होंगे क्या है, ऊपर ग्रुप्स दिख रहा होगा, है ना, और नीचे डाउन, मतलब नीचे ग्रुप और साइड साइड में आपको पीरियड्स दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो वर्टिकल कॉलम्स को पहली बार ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो बेसिक क्लियर था। पहले देख लो कौन कौन से एलिमेंट सिमिलर तरह का ऑक्साइड, हाइड्राइड, मेटालिक सॉल्ट्स एंड मेनी मोर केमिकल रिएक्शन फॉलो कर रहा है। आप अपने किताब में देखे, समझाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड का, देखो ऊपर दिखेगा, दिख रहा ग्रुप 1 में,
ग्रुप 1 वाले का ऑक्साइड और हाइड्राइड दिख रहा होगा, देखो ऊपर लिखा हुआ है R2O, है ना, और RH नजर आया। ग्रुप 1 वाले के R2O और RH, R2O और RH नजर आ रहा होगा। अब ये R2O RH आज के डेट में ये टेबल मैनिपुलेट किया हुआ है आपको हमको समझने के लिए, है ना। आज के डेट में हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे लिथियम के बारे में, या फिर सोडियम के बारे में, या फिर पोटेशियम के बारे में। इन सब का वैलेंसी हमें याद है कितना था। सोडियम का वैलेंसी वाज 1, ऑक्सीजन का 2। क्रिस क्रॉस करते थे, क्लास 9 में सिखाया गया है। नहीं सीखे हो तो अब क्या ही सीखे, 10th खत्म होने को हर चीज थोड़ी बोल दोगे कि नहीं पढ़े पहले। क्रिस क्रॉस सिखाया गया है, क्या बना है Na2। और पोटेशियम को अगर देखते हैं तो पोटेशियम का भी 1 है और ऑक्सीजन का 2 है। इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, लेकिन कैल्शियम का वैलेंसी तो 2 है और ऑक्सीजन का 2 है, ये तो CaO बनाएगा। तो ये तो नहीं बनाएगा ना, जैसे R2O तो ये नहीं बनाया ना, ये तो RO बना दिया। ये समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ नहीं, कई तरह का केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व था। एक एक एलिमेंट को एक एक अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ रिजेंबल करवाया गया था, सबको डाउन द ग्रुप अरेंज किया गया था। कई तरह के विगरस डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से अरेंज करने के बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी लगा करके तब जाकर के ये बनाया गया है। आपको सिर्फ एक ऊपर से एकदम बस समझाने के लिए 10th क्लास में समझाया हुआ है कि किस तरह से उस टेबल का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है, बात समझ आ रही? वो एग्जैक्ट टेबल नहीं है। हाँ, कुछ बोल रहे हो सर? ये जो सोडियम वाला जो कंपाउंड बना और जो पोटेशियम वाला वो R2O का रिजेंबल कर रहा है, और ये कैल्शियम वाला RH का नहीं यार, क्या RH वाला कहाँ बोला? मैं बोला कैल्शियम वाला R2O को रिजेंबल नहीं कर रहा है। तो जो डाउन द ग्रुप में सिमिलर एलिमेंट हम लोग लगाएंगे तो उसमें हम लोग सोडियम को लगाएंगे, पोटेशियम को लगाएंगे। इस ग्रुप में हम लोग कैल्शियम को, इसी ग्रुप में कैल्शियम को नहीं लगाएंगे। ये पता लगाने का क्या तरीका था कि उसका ऑक्साइड देखो, सोडियम पोटेशियम का ऑक्साइड और कैल्शियम का ऑक्साइड अलग तरीके का है। इसका मतलब जिस ग्रुप में तुम सोडियम पोटेशियम को अरेंज कर रहे हो उस ग्रुप में कैल्शियम को नहीं रख सकते। उस ग्रुप में एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी 3 ऑक्सीजन 2 है, इसका कंपाउंड Al2O3 बनेगा। इसलिए R2O3 वाले को आप R2O वाले में एडजस्ट करके नहीं रख सकते थे। ये चीज वहां पर आपको समझाया हुआ है। ठीक है, RH वाला फिर तुम खुद से कंफर्म करो। RH वाला देखोगे तो सबको तो मालूम ही है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्या बनेगा? दिस NaH, ये RH। ठीक है, पोटेशियम का हाइड्रोजन के साथ 1 तो दिस इज KH। तो ये RH, R2O, जो सिमिलर तरह का RH और जो सिमिलर तरह का R2O बना रहे थे पहले, उनको अरेंज कर लिया गया। अब उसको उसमें भी देखा गया, जो लोग क्लास 9 में ईमानदारी से पढ़े हैं, क्लास 9 में आप लोग ईमानदारी से पढ़े, ये वैलेंसी 1 तो पीछे वाले का भी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का भी हो सकता है, बट वो नहीं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। पता चल जाएगा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। समझ रही बात? तो बोलने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट सिमिलर तरह का ऑक्साइड, सिमिलर तरह का हाइड्राइड एंड मेनी और डिफरेंट केमिकल फिजिकल विगरस केमिकल प्रॉपर्टीज से गुजारने के बाद जो एलिमेंट सिमिलर तरह का ऑक्साइड और सिमिलर तरह का हाइड्राइड बना रहा था, ये सिर्फ समझाने के लिए प्लस माइनस मेनी केमिकल प्रॉपर्टीज, मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनका एक तरह का हो, उन सबको अरेंज करना स्टार्ट किया गया। कैसे? उन सबको डाउन द ग्रुप अरेंज करना स्टार्ट किया गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, और लगाना कैसा था? तो न्यूलैंड का लॉ का ही इस्तेमाल किया गया। एलिमेंट को अरेंज किया गया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो इस तरफ चलोगे, इस तरफ चलोगे, इस तरफ चलोगे, इस तरफ चलोगे तो क्या आएगा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। और डाउन द ग्रुप चलोगे तो तुमको सिमिलर केमिकल फिजिकल सिमिलर प्रॉपर्टीज। डाउन द ग्रुप ऐसा अरेंजमेंट है कि प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए, और अक्रॉस द पीरियड अगर देख रहे हो तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास होना चाहिए। इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नहीं, बट मेंडलीव का उस समय का बहुत ही 50-60 ईयर्स तक बिल्कुल करेक्ट माना, 1933 तक तो बिल्कुल करेक्ट माना जाने वाला पीरियोडिक टेबल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या समझे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल में? क्या क्या समझे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का? मेन मोटिव, मेन बेसिक्स क्या है? हाँ, मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। अदर ये जो आप लोग कल डोबिनियर का पढ़े, न्यूलैंड का पढ़े, वो कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस
सिमिलर तरह का प्रॉपर्टीज, अब एलिमेंट कंपाउंड बनाना, वैलेंसी सेम करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम करना, इन सब पर बेस नहीं था। इनका जो लॉ है वो बेस था कि डाउन द ग्रुप, नीचे के तरफ ऐसे एलिमेंट्स को लगाएंगे जिनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल होगा, और लेकिन अक्रॉस द पीरियड सेट करेंगे एलिमेंट्स को इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस पर। और सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे तुम्हारे बोलने से नहीं हो जाएगा। सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो जो एलिमेंट है वो सिमिलर तरह का हाइड्राइड, सिमिलर तरह का ऑक्साइड, सिमिलर तरह का फिजिकल स्टेट, सिमिलर आज के डेट में आप लोग जानते हैं सिमिलर तरह का अल्कली सॉल्यूशन, है ना, उस तरह का फॉर्मेशन कर करके फिर डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अक्रॉस द पीरियड, सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी को एडजस्ट करके ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। कई साल तक 60-67 ईयर्स तक बिल्कुल सही माना गया। इसमें किसी भी तरह का कोई भी ड्रॉबैक उस समय के हिसाब से नहीं था, और लगभग उस समय जितना भी एलिमेंट मौजूद था उसको क्लासिफाई किया हुआ था इस पीरियोडिक टेबल में। आपके किताब में वो जो टेबल बनाया हुआ एनसीईआरटी बुक में वो पीरियोडिक टेबल नहीं है जो मेंडलीफ का बनाया हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा अलग था, वो तुमको समझ में नहीं आएगा। अपने लैंग्वेज में वो थोड़ा अलग है, ये मैनिपुलेट करके आपकी किताब में दिया हुआ जो थोड़ा थोड़ा तुमको हमको समझ में आ जाए। जैसे 8-2 लिखा हुआ, मतलब वो उस ग्रुप में वैसे एलिमेंट्स हैं जो सेम तरह का ऑक्साइड बना रहा है। बगल वाले का देखो क्या होगा, RO होगा, है ना, जिसका वैलेंसी 2 है आज के डेट में, जिसका वैलेंसी हमें 2 मालूम है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सब क्या बनाएगा, MgO, CaO, तो सिमिलर तरह का ऑक्साइड। और ये हाइड्राइड कैसे बनाएगा, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो CaH2 हो गया, है ना, Mg का MgH2 हो गया, मतलब RH2 हो गया। मतलब सेकंड ग्रुप में उसमें लिखा हुआ भी है, साफ साफ दिख रहा होगा, सेकंड वाले ग्रुप में ऑक्साइड RO है और हाइड्राइड जो है वो RH2 है ना। वैसे ही तीसरे वाले का कितना हो जाएगा, तीसरे वाले में एल्यूमिनियम है, मतलब R2O3 वाला होगा, है ना, और हाइड्राइड बनाओगे तो RH3 वाला होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है, ऐसा सिर्फ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में बहुत सारा डिफरेंट विगरस टाइप्स ऑफ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी से निकालने के बाद ऐसे एलिमेंट्स को एक ग्रुप में नीचे की तरफ एडजस्ट किया गया जिनका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करता हो, और अक्रॉस द पीरियड जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर सेटअप किया हुआ। दिस इज हाउ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हैव बीन फॉर्म। ठीक है, बोलो, कुछ बोलो। आप बोले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस से इन्वॉल्व किया है, तो ऑक्साइड हाइड्राइड इसी से इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? नहीं, ऑक्सीजन ऑक्साइड हाइड्राइड तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, देयर आर मेनी केमिकल फिजिकल रिएक्शंस। हाँ, वो समझाने के लिए, आई सेड अर्लियर, वो टेबल आपको मैनिपुलेट करके क्लास 10th में उस तरह से समझाया हुआ। जैसे ये टेबल तो और बड़ा होगा। हाँ, ऑब्वियसली टेबल बिल्कुल 100%। नहीं, टेबल में ये क्यों लगाएगा कि ऑक्साइड हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएगा? टेबल को उससे क्या मतलब है? हमने क्लासिफिकेशन किया तो मैं ये अपने पीरियोडिक टेबल में थोड़ी दिखाऊंगा कि ये ऐसा ऑक्साइड बना रहा है, ये ऐसा हाइड्राइड बना रहा है। ये तुमको मेरे को समझने के लिए लिखा हुआ ऊपर। ऑक्साइड हाइड्राइड उसको लिखने का क्या जरूरत है? पीरियोडिक टेबल बनाएंगे तो मेरे को जो 63 एलिमेंट उसको एडजस्ट करेंगे, कौन कैसा ऑक्साइड बना रहा है हाइड्राइड बना रहा है वो लिख के दिखाना थोड़ी पीरियोडिक टेबल में जरूरत है ना। और तो इसमें आप लोग थोड़ा देख रहे होंगे अगर पीरियड में आप लोगों को फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में दिख रहा होगा, है ना, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज। तो ये सोचने वाली बात है कि आप लोग मॉडर्न वाला पीरियोडिक टेबल भी एक बार देख लो, पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 में भी आप लोग देखेंगे, पेज नंबर 86 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सब लोग कभी ना कभी देखे ही है ना। एटॉमिक नंबर 20 के बाद जो स्टार्ट होता है 21 से, है ना, स्कैंडियम से स्टार्ट है ना, वो अभी आप देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोला जाता है। 9th में भी बताया था, अभी 10th में भी कुछ दिन पहले बताया गया। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ये है कि एटॉमिक नंबर 18-20 के बाद आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, कौन कितने तरह का वैलेंसी शो करेगा, ये वो बताना पॉसिबल नहीं हो पाता। समझ आ रहा है? देयर आर मतलब मेनी एलिमेंट जो बिल्कुल सिमिलर ही तरह का प्रॉपर्टी शो कर जाता है, उन सबको आज के डेट में हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उस समय उसका खोज नहीं किया गया था। ठीक है, तो वो सीरीज 1 और सीरीज 2 में जो है वो आप लोग ऐसे सीनियर क्लासेस में आएंगे तो आपको पता चलेगा। उसमें एक रिप्रेजेंटेशन मेटल है और एक ट्रांजिशन मेटल, उसमें एक रिप्रेजेंटेशन और एक ट्रांजिशन। ये सीनियर क्लासेस में पढ़ना है आपको। उस टेबल से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, वो जो टेबल सामने बनाया हुआ है उससे बोर्ड्स के एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वो टेबल सिर्फ ऊपर से आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि इस तरह से ही मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। उसमें कौन सा एलिमेंट सेटअप किया हुआ है, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। ऊपर से वो टेबल हम लोग आज की डेट में यूज भी नहीं करते हैं। वो टेबल आज के डेट में हम लोग यूज भी नहीं करते हैं। तो उस टेबल में फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज क्या है नहीं है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 10th क्लास में नहीं, आगे भी आपको कोई लेना देना नहीं है।
वही फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, एक्टिनाइट, लैंथेनाइट कौन है कौन नहीं है वो हमें पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। 10th में बहुत कम ही पढ़ना है एक्चुअली में। बोलने का मतलब है टेबल आज से 150 साल पहले का है, मैनिपुलेटेड है, असली नहीं है। उसमें क्या कौन सा एलिमेंट कहाँ है नहीं है उससे आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लॉ कैसे लॉ याद करना है, टेबल मोटा मोटी कैसे फॉर्म करना था ये पढ़ना है, उसमें कहां पर क्या है उससे आपको उतना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक टेबल कहता है कि एलिमेंट्स को लॉ एकदम न्यूलैंड का लॉ ही है, एकदम न्यूलैंड का जो लॉ आप लोग कल परसों लिखे थे वही है। एलिमेंट को क्या करना, अरेंज करना। कैसे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर। फिर क्या होगा? प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल पीरियोडिकली रिजेंबल कर जाएगा। बट न्यूलैंड साहब बोले थे कि 8-8 के बाद रिजेंबल कर जाएगा। ये 8, 9, 10 की बात नहीं हो रही है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। इनका बोलने का मतलब है जो सिमिलर तरह का केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बना सकता है, जो स्टेट एक जैसा हो, जो मेटालिक सॉल्ट का फॉर्मेशन एक जैसा करे, जो ऑक्साइड सिमिलर तरह का बना है, जो हाइड्राइड सिमिलर तरह का बना है, स्टेट जिसका एक तरह का हो, सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है उसके ऊपर नीचे वाला, तो अब अचानक से गैस वाले को उसमें नहीं रख देना है। इन सब टॉपिक को मिला जुला करके टेबल बनाया हुआ है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो लॉ क्या कहता है? लॉ इनका एक लाइन का, इतना बड़ा थ्योरी आपका 3 पेज का आप देख रहे होगे, बट लॉ इनका केवल एक ही लाइन का है। लिखो, लॉ लिखा जाए। लॉ केवल एक लाइन का है, पीरियोडिक लॉ इनका है, अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। लॉ यही है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। बस इतना है। 8 के बाद पूरा पीरियोडिक है ऐसा नहीं लिखा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेंडलीव का लॉ केवल लिखने के लिए आएगा तो इतना ही लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। केवल लॉ लिखने के लिए बोला जाए तो उल्टा सीधा और कुछ नहीं लिखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लॉ जब लिखने के लिए आए तो बस इतना ही लिखना है, अपने से बना बना के ज्यादा नहीं। लॉ इतना ही है इनका। हाँ, कैसे बनाया था? नहीं, कार्ड वार्ड तो नहीं, बस क्राइटेरिया बताने के लिए आएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका, क्राइटेरिया लिखने के लिए आएगा। लिखेंगे अभी हम लोग, क्राइटेरिया आता है लिखने के लिए। ठीक है, तो क्राइटेरिया लिखने की बात बाद में करेंगे। पहले टेबल को थोड़ा जो भी आपके बुक में दिया हो उसको थोड़ा देख लें। लिखने लुखने वाली बात तो होती रहेगी, है ना? डाउन द ग्रुप और अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, वो हॉरिजॉन्टल में लगते चला गया। ग्रुप और पीरियड के बारे में पहली बार इन्होंने ही बताया। ठीक है, बट टेबल को देखो, पीरियोडिक टेबल को देखो, लिखते उखते तो रहेंगे ही, लिखना उतना कोई बड़ा बात नहीं है। टेबल को देखेंगे, ठीक है। तो उस टेबल में आप लोग, ये टेबल थोड़ा सा एक्चुअली में जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ मैनिपुलेटेड टेबल है, कुछ उतना ठीक से उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, बट जितना है उसी में आपको थोड़ा ट्राई करना है समझने का। तो बोरॉन दिख रहा होगा उसमें, बेरिलियम मत देख लेना, बोरॉन है ना, बोरॉन दिख रहा, दिखा बोरॉन दिख गया। बोरॉन के नीचे क्या दिख रहा है? उसके बाद किसी में लिखा हुआ है, किसी में नहीं, नहीं साइड में लिखा हुआ, और गैलियम। ठीक है, वो थोड़ा देखो, थोड़ा समझो। सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन को खोजो, उसमें सिलिकॉन दिख गया, एल्यूमिनियम के बगल में ही होता है। सिलिकॉन के नीचे कौन है? टाइटेनियम। सिलिकॉन के नीचे नहीं, एक्चुअली सिलिकॉन के ठीक नीचे देखो जर्मेनियम हो, वो टाइटेनियम साइड वाला है। अभी आप लोगों ने इसमें इस तरह से पहले ग्रुप में भी डबल कर दिया गया था, पहले ग्रुप में भी डबल, इसके नीचे वाला ऐसा आएगा, इसके नीचे वाले को ऐसे देखना। ग्रुप में भी सब ग्रुपिंग है, ठीक है, ग्रुप में भी सब ग्रुपिंग। उसमें एक को ग्रुप ए माना, मतलब उसमें एक को ए बी आपको समझाने के लिए बोला, वही आप समझ लो। ए बी मतलब एक, हाँ, एक के अंदर सब डिवीजन। ग्रुप के अंदर सब डिवीजन तो होना ही था। एक्चुअल वाली बात है कि सब डिवीजन तो होना ही था, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि बस एलिमेंट को रखो और वो अरेंज कर जाए। ये एलिमेंट आदमी थोड़ी है, सारे के सारे अलग अलग तरह के केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन फिर साथ में सिमिलर भी तो शो करता है।
बहुत सारे एलिमेंट अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते थे, सिमिलर भी शो करता है। ऐसे आप सीधा एक ग्रुप में ही अगर अरेंज हो जाना था तो कोई भी कर लेता, तुम हम कोई भी लेते एलिमेंट को ऐसा प्रॉपर्टी लगाते एडजस्ट हो जाता, नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी एक स्लॉट में 2 एलिमेंट्स तो आए नहीं, वो एक स्लॉट में 2 एलिमेंट नहीं करते हैं, मैं बता, एक स्लॉट में 2 एलिमेंट कहाँ दिख गया आप लोग को? मतलब वो स्लॉट नहीं, एक में 2 सब डिवीजन ही अलग अलग है। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज में लेकिन डिफरेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को ग्रुप ए ग्रुप भी बोला जाता है। एक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोला जाता है, एक को ट्रांजिटिव एलिमेंट बोला जाता है। आपके क्लास में नहीं है, पर नहीं पढ़ना। असली वाले में तो ऐसे नहीं होगा। असली वाले में ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। असली जो आप आज के डेट में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ टेबल पढ़ते हैं उसमें ऐसा नहीं है, बट ये तो होना ही था। प्रॉपर्टीज है बहुत सारा, आप एकदम अलग अलग पे छांट रहे हैं, बट अच्छा मतलब साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी वाला भी तो मिल जाए, उसको क्या ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ग्रुप के अंदर सब डिवीजन किया हुआ, ठीक है, ग्रुप के अंदर सब डिवीजन किया हुआ, वो करना ही है। इस पे पहले भी बातचीत हो चुका था, चैप्टर से कोई कनेक्शन नहीं है, बट शुरुआत में हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम को अगर हम लोग क्लासिफाई करने का ट्राई करते हैं, अच्छा बच्चा, खराब बच्चा, मॉडरेट बच्चा, तो उस अच्छे बच्चे में ऐसा बहुत सारा हो जाएगा जो पढ़ाई में अच्छा है, या हो सकता है पढ़ाई में सो है, क्विज डिबेट डिक्लेमेशन कंपटीशन में अच्छा हो, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन बढ़िया हो, पेंटिंग अच्छा करता हो, पढ़ाई में खराब हो। तो आप ऐसे एक तरह से नहीं क्लासिफाई कर पाएंगे, संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। एकदम सिमिलर करने जाओगे अगर स्कूल का क्लास के बच्चे को, तो भी नहीं हो पाएगा कि सेम मार्क्स पे करने के, तो सेम मार्क्स वाले बहुत बच्चे हो जाएंगे। तुम हाई परसेंटेज वालों को भी रखते हो तो उसमें भी सेम परसेंटेज, बिल्कुल 92, तुम सोचे कि 90 वालों को अलग करते तो उसमें भी 92 3 बच्चों को हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक एक करके निकालना। वो ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बनाया हुआ, वो एक स्लॉट पे 2 एलिमेंट नहीं है, उसको आप लोग देख लें ध्यान से, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था कि ये तो सीखने समझने वाली बात है। आपके इस पीरियोडिक टेबल में जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा गड़बड़ झमेला करके दिया हुआ है, सिर्फ बच्चों में और कंफ्यूजन ही बढ़ जाता है। एक्चुअली में मेंडलीव को इतना महान साइंटिस्ट माना जाता है, केमिस्ट माना जाता है, एटॉमिक नंबर 101 इनके नाम पर दिया हुआ है, कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम, फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बोला जाता है। ऐसे ही गलत गलत लॉ बनाने के लिए थोड़ी, है ना। इनमें बहुत सारा क्राइटेरिया क्रेडिट था जो कि इनका उसको अचीवमेंट में माना जाता है। तो लॉ तो आप लोग लिख लिए ना, लॉ तो छोटा सा है, अब इसका अचीवमेंट्स आप लोग पहले देखेंगे, फिर इसको हम लोग लिखेंगे, है ना। इन्होंने क्या किया था, न्यूलैंड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि न्यूलैंड 56 एलिमेंट को एडजस्ट करने के बाद बताया था कि और किसी तरह का कोई एलिमेंट का खोज नहीं होगा, जगह भी नहीं दिए थे। इन्होंने स्पेसिफिकली जगह छोड़ा था और उस जगह पे बोल्डली प्रिडिक्ट भी किया था कि जहां पर मैं जगह छोड़ रहा हूं वहां पर एलिमेंट मिलेगा। सिर्फ एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, कुछ खास, मैंने सारा स्पेस तो नहीं भर पाए, बट कुछ खास एलिमेंट्स के बारे में एग्जैक्ट प्रिडिक्शन भी किए थे कि अभी तो खोज नहीं हो पाया जब इनका लॉ टेबल बना, बट प्रिडिक्ट किए थे कि कुछ एलिमेंट्स का बाद में खोज होगा और उसका बोल्डली प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट किए थे। और आज के डेट में ऐसा बहुत सारा एलिमेंट मिलता है जो कि जैसा ये प्रिडिक्ट किए थे उसी प्रिडिक्शन के हिसाब से उस एलिमेंट का खोज हुआ। ये अचीवमेंट है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ का। दिस इज द मेन अचीवमेंट। जगह खाली छोड़े ये अचीवमेंट नहीं है, जगह खाली छोड़े उसमें बोल्डली प्रिडिक्ट किए कि इस एलिमेंट का खोज होगा। सिर्फ प्रिडिक्ट तो तुम हम कोई भी कर देंगे, उसमें प्रॉपर्टी भी बताया गया है कि जहां मैं जगह छोड़ रहा हूं वहां पर एक फलाना एलिमेंट मिलेगा। उस फलाना एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का तो समय खोज ही नहीं हुआ था, मास, डेंसिटी, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, किस तरह का बिहेवियर होगा, वो सब का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मोटा मोटी कितना होगा, वो सब बता करके बोल्डली प्रिडिक्ट किया गया था। और बाद में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट मिले जो कि सही सही इनके प्रॉपर्टी को, जो स्पेस खाली छोड़े थे उसको फिल करता था। ये अचीवमेंट है मेंडलीव का बहुत बड़ा, ठीक है। वो स्पेस आपको एनसीईआरटी बुक में ठीक से दिख नहीं रहा है, बट आप लोग किताब में भी देखेंगे, किताब में अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी बुक में कॉपी में भी अभी लिखेंगे, किसी किसका लिखा हुआ पहले से ही, है ना। बोरॉन, इनका बोरॉन को स्कैंडियम, ये गलत लिखा हुआ है, कौन लिखा है, गलत गलत लिखा हुआ है। अच्छा, इका बोरॉन, अच्छा इका एल्यूमिनियम को गैलियम, एल्यूमिनियम के नीचे देखो, एल्यूमिनियम के नीचे, एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है क्या? वो तो खोज ही नहीं हुआ था उस समय, ठीक है, वो तो खोज हुआ नहीं था, इसलिए वो टेबल आपका जो किताब में दिया हुआ उतना अच्छा नहीं दिया हुआ, मतलब जहां पर स्पेस था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल वहां भर के दे दिया, समझाने के लिए दे दिया। एक्चुअली वहां पर स्पेस था, इस तरह का था ही नहीं, पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा अलग तरीके का है ना। कोई कोई लोग लिख कर लाए, अच्छी बात है, थोड़ा देखो किताब में भी देखो मिलेगा। इका एल्यूमिनियम, दिस इज गैलियम,
तो इनके पीरियोडिक टेबल में, मतलब जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें एल्यूमिनियम के बाद स्पेस खाली छोड़ा हुआ था और उन्होंने बोल्डली प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पर आगे जाकर के ऐसे एलिमेंट का खोज होगा जिसका प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के ठीक बाद में जगह छोड़ रहा हूं डाउन द ग्रुप में। तो क्या मेन मोटिव क्या है, डाउन द ग्रुप क्या मिलना चाहिए, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करना चाहिए। तो इन्होंने बताया था कि गैलियम का उस समय तो खोज हुआ नहीं था, बट इन्होंने बताया था कि आगे जाकर के कुछ ऐसे एलिमेंट मिलेंगे, कुछ ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका पोजीशन एल्यूमिनियम के बाद आएगा और उसका केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बोल्डली प्रिडिक्ट भी किए थे क्या क्या होगा। थोड़ा सा आपकी किताब में लिखा हुआ था, एक बार निकालो पेज नंबर ये 84, हाँ पेज नंबर 84 में, हाँ इका एल्यूमिनियम और गैलियम के बारे में देखो। ये कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, किताब में ही देखो, दिख रहा है। इन्होंने इका एल्यूमिनियम का मास प्रिडिक्ट किया था 68 और आज के डेट में जो हम लोग गैलियम जानते हैं इसका मास दिया हुआ कितना दिया हुआ, दैट इज 69 पॉइंट। और इतना ही नहीं, जो लोग अच्छे स्टूडेंट है साइंस के उन लोगों को मालूम है मास नापने का भी तो बार बार पैटर्न ही चेंज हो जा रहा है। पहले एमयू नापे, फिर पता चला प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ दो, फिर क्लास 9 पे जाने 1/12 ऑफ C12 एटम का लो, फिर बाद में पता चला आइसोटोप का खोज हुआ तो सबका आइसोटोप का एवरेज निकालो, क्लास 9 पे पढ़े थे हम लोग। तो ये आप ये नहीं बोल सकते 68 से 69 बहुत गलत हो गया, बिल्कुल गलत नहीं है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है। 68 और 69 इज 100% करेक्ट ही मानना है आपको, ठीक है, क्योंकि मास नापने का क्राइटेरिया ही केमिस्ट्री में बार बार चेंज हो जाता है। खैर उस पर हम लोग अभी बहस नहीं करेंगे। 68 बताए थे, 69 है। किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा E2O3, तो बनाता है गैलियम, देखो क्या लिखा हुआ Ga2O3, क्लोराइड ECl3 बताए थे GaCl3। बात घूम फिर के वैलेंसी पे आ जाती है। आज के डेट में 150-200 साल बाद हमें मालूम है कि वैलेंसी 3 है, तो एल्यूमिनियम के बाद है ना, इका एल्यूमिनियम है, गैलियम है, वैलेंसी 3 है। अब वैलेंसी 3 पर हम लोगों को बहुत कुछ मालूम है। वैलेंसी 3 है, आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, एल्यूमिनियम जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा तो मेटालिक ही प्रॉपर्टी शो करेगा, ऑक्साइड ही बनाएगा तो Al2O3 के फॉर्म में ही बनाएगा, क्लोराइड बनाएगा तो 3 वैलेंसी है, क्लोरीन का 1 है तो AlCl3 बनाएगा। तुमको लग रहा होगा तो बहुत आसान है प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट कर दिया, क्या उस समय तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खोज ही नहीं हुआ है ना, तो वो तो बोल्डली प्रिडिक्ट किए थे कि इस फॉर्म में क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, इस तरह का ऑक्साइड बनेगा। ये बुक में टेबल तुम्हारा कंप्लीट नहीं, एक्चुअली में डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और मेनी मोर तरह के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में प्रिडिक्ट किया गया था, जो कि मोटा मोटी ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। ऐसा इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट के साथ प्रिडिक्शन लिया था और बहुत सारे एलिमेंट जो है वो इनके प्रिडिक्शन को सही भी शो करता है। ये अचीवमेंट है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपके किताब में तो इका एल्यूमिनियम के नीचे, मतलब इका एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के नीचे गैलियम दिख रहा है, बट इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बताया था उस समय गैलियम का खोज नहीं हुआ था। इन्होंने बताया था एल्यूमिनियम के बाद मिलेगा फलाना फलाना प्रॉपर्टी मिलेगा, जो कि बाद में जाके सही भी हुआ, ठीक है। और देखो ऐसा ही किताब में भी अंडरलाइन करते रहोगे। स्कैंडियम है ना, इका बोरॉन स्कैंडियम, बोरॉन के नीचे स्कैंडियम तो आपके बुक में बनाया हुआ नहीं, हमारे बुक में है तो बोरॉन के नीचे स्कैंडियम बना के रख दिया है, बट उस समय खोज नहीं हुआ था। इका बोरॉन स्कैंडियम बुक में भी लगा लेना, कॉपी में भी लिख लेना। और सिलिकॉन के बाद एक दिख रहा होगा जर्मेनियम, है ना, जर्मेनियम का सिलिकॉन क्या नहीं वो बता वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 इस तरह से, वो एक के बाद है, सीधा नीचे देखना कहाँ है बोरॉन, वो थोड़ा आगे पीछे करके बनाया, वो साइड में है एक्चुअली, उसके नीचे जगह, हाँ बोरॉन के नीचे ही है। एक मिनट, वो मैं बोला नहीं, वाला पीरियोडिक टेबल आप लोगों का एकदम एग्जैक्ट नहीं है, इस वजह से ही ऐसा दिखता है। हाँ बोलो। ये जो पहला पैराग्राफ है, इसमें ये जो ये अचीवमेंट कैसे अचीव होगा, वो चेंज कर दिया, एटॉमिक नंबर जो अलग है, हाँ उसको जैसे ये वाला, हाँ वो मैं आऊंगा वहाँ पर, अभी तो आ रहे हैं, वो अचीवमेंट में ही माने, मतलब दोनों में मान सकते हो। खैर अभी इसमें इका बोरॉन पे स्कैंडियम और एक सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम दिख रहा होगा, है ना, वो आपके किताब में भर दिया गया है, बट ऐसे भरा हुआ नहीं था, खाली था, जगह दिए थे। सिलिकॉन का खोज हो चुका था और सिलिकॉन के बाद बोले थे कि एक एलिमेंट का खोज होगा जिसका ढेर सारा प्रॉपर्टी है, बोल्डली प्रिडिक्ट किए थे। जर्मेनियम बाद में जाके खोज भी हुआ, स्पेलिंग थोड़ा मिला लेना शायद गलत है,
सही है। खैर, तो ये तीनों एलिमेंट के बारे में बोल्डली प्रिडिक्ट करना, सिर्फ इन तीनों के बारे में नहीं और भी कई सारे एलिमेंट के बारे में प्रिडिक्ट किया गया था। ये तीनों हमें मालूम है कि 100% जैसा जैसा ये प्रिडिक्ट किए थे वैसे वैसे शो करता है। ठीक है, अभी ये सब शॉर्टकट में लिखेंगे, फुल अभी पूरा लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, बट समझ में आ गया क्या अचीवमेंट है। पहला अचीवमेंट क्या है इनका, स्पेस थोड़े थे बट ऐसा ऐसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं, स्पेस में बोल्डली प्रिडिक्ट किए थे कि इसमें आगे जाके एलिमेंट का खोज होगा। सिर्फ एलिमेंट का खोज होगा नहीं, कैसा होगा, किस तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा वो भी बोल्डली प्रिडिक्ट किए। ये भी नहीं, बाद में जो खोज हुआ उसमें बहुत सारे एलिमेंट बिल्कुल करेक्टली इनके प्रिडिक्शन को फॉलो अप कर रहा था, ये अचीवमेंट है। ओके है, ये हम लोग लैंग्वेज में लिखेंगे, तो बस शॉर्टकट में लिख रहे हैं समझने के लिए, याद रहेगा सबको। ठीक है, एक्चुअल वाला आप लोगों को मॉडर्न मेंडलीव का एक्चुअल पीरियोडिक टेबल देखना है तो आप लोग इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, उसमें भी लेकिन बहुत झिकझिक ही दिखेगा, कहीं पर कहीं कुछ, कहीं पर कुछ। ये तो नहीं है, इतना तो आप मान ही रहोगे, क्योंकि जहां पर स्पेस खाली छोड़ना था वहां पर लिखा हुआ पहले से, गैलियम लिखी दिया, स्कैंडियम लिखी दिया, तो इससे तो क्लियर है कि वो एग्जैक्ट वाला पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव का बनाया हुआ वो फोटो आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वो तुम्हें समझाने के लिए। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं, मतलब जो टेबल एक्चुअली में गलत ही हो गया उसको अब किस फॉर्म में तुम्हारे बुक में दिया जाए, संभव नहीं है वो। ठीक है, ई का मतलब बाद में है, इसके बाद, एक संस्कृत वर्ड, उसके बाद मतलब इसके बाद जगह है। एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, बोरॉन के बाद स्कैंडियम, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, संस्कृत वर्ड है। उस समय संस्कृत बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट पेपर माना जाता था, मतलब अच्छा प्रिसाइज माना जाता है, जिसके पास नॉलेज है वो आजकल। हाँ हाँ, वही रशियन को भी मालूम था, संस्कृत वाज देन ट्रीटेड एज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, अभी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, वैल्यू नहीं है इंडिया में। इसीलिए कल वाला एग्जाम में अंडा नंबर आया। फालतू बातें आप लोगों को जैसे कुछ बात मालूम नहीं तो अपने से कुछ भी उल्टा सीधा मत बताइए, है ना। साइंटिस्ट बनने के लिए संस्कृत चाहिए, ये सब कौन आप लोग को सिखा देता है। खैर, पढ़ाई के बारे में बात करेंगे तो क्या होता। हाँ, तो ये बोल्डली प्रिडिक्शन वाली बात है, तो ये अचीवमेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एकदम एंड में, देखो एकदम एंड में उसी टेबल, अरे बुक के एंड में नहीं, दाव का पीछे वाला एंड, उसी टेबल के एंड में देखो, एकदम टेबल के एंड में शुरुआत का स्पेस खाली है, टेबल के एंड में शुरुआत का स्पेस खाली है। टेबल के मतलब ऐसे सारे ग्रुप के ऐसे एंड में जाओ, एंड में देखो शुरुआत का स्पेस खाली है। ग्रुप 8 है लगता है वो ना, 8 नंबर पर है। ट्रांजिशन सीरीज लिखा हुआ है बट दे आर नॉट ट्रांजिशन सीरीज नाउ अडेज, बट खैर ट्रांजिशन सीरीज जहां लिखा हुआ दिख रहा होगा वहां पर नीचे स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी स्पेस खाली छूटना तुमको लग सकता है कि ड्रॉबैक है, बट एक्चुअली में वो जो स्पेस खाली छोड़ा हुआ था इन्होंने फिर बोल्डली प्रिडिक्ट किया था। जैसे ये तो बोल्डली प्रिडिक्शन कुछ एलिमेंट का हुआ, ठीक है, इसके बाद बोल्डली प्रिडिक्टेड बोल्डली द एग्जिस्टेंस ऑफ नोबल गैस, जिस पर आज के डेट में हमारा पूरा केमिस्ट्री डिपेंड करता है। नोबल गैसेस, और इसको क्या बोलते हो तुम, इनर्ट गैस, और स्टेबल कन्फिगरेशन, स्टेबल गैसेस जिसको बोला जाता है, ये सब के बारे में उस समय खोज नहीं हुआ था। एक्चुअली में खोज होता भी कैसे, क्योंकि इन सब का कंसंट्रेशन बहुत कम है। आपको भी मालूम है, मेरे को भी, हीलियम, आर्गन और 18 नंबर पर कौन है, नियॉन, इन सब का कंसंट्रेशन निग्लिजिबल है, खोज ही कहाँ से होगा। ठीक है, ये घड़ी देख रही है, इसको घर जाना है। हाँ बोलो बोलो सर। बोले सर, वो जो गैस का कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिला था, उसके बाद जो आखिरी का जो पार्ट बचता है उसी में तो आते हैं। कुछ अच्छा बोले लेकिन जो बोले समझ में नहीं आता। देखो, तो बातें करेंगे, एग्जैक्ट बातें करेंगे कि ट्रांजिशन सीरीज जहां पर लिखा हुआ वो ट्रांजिशन सीरीज यानी आज के डेट में ट्रांजिशन सीरीज हम लोग दूसरे चीज को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। खैर, वहां पर ग्रुप 8 दिख रहा होगा, उसके नीचे स्पेस खाली छोड़ा हुआ था। उस खाली स्पेस को छोड़ना आपको ड्रॉबैक लग सकता है, बट एक्चुअली में यहां पर भी इन्होंने बोल्डली प्रिडिक्ट किया था कि आगे जाकर के कुछ ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो कि गैसियस फॉर्म में होंगे, जो कंप्लीटली स्टेबल होंगे, जो किसी तरह का ऑक्साइड हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ऑक्साइड हाइड्राइड को छोड़ो, वो किसी तरह का कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, गैसियस फॉर्म में मिलेगा। गैसियस फॉर्म में है तो हल्का होगा, कंसंट्रेशन बहुत कम है, इसलिए तभी भी नहीं मिला, बाद में भी बहुत मुश्किल है।
और हल्का होने की वजह से उसका मास कम होगा, मास कम होने की वजह से इनके लॉ के हिसाब से पोजीशनिंग उसका कहां पर होगा, ऊपर की तरफ, इसीलिए वहां पर खाली जगह छोड़ा हुआ था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें तो जैसे कुछ एलिमेंट का जगह छोड़ करके उसका प्रॉपर्टी भी प्रिडिक्ट कर दिए थे, पूरा साइंस बाद में जो बेस हुआ नोबल गैस, इनर्ट गैस, स्टेबल गैस के ऊपर, इसका भी खोज आगे जाकर के होगा। मतलब खोज एक्चुअली में उन बहुत सारे साइंटिस्ट को मालूम था है, बट उनका प्रॉपर्टी वगैरह नहीं मालूम था, तो इन्होंने बताया कि कुछ आगे जाकर के इनर्ट, नोबल, स्टेबल गैसेस का फॉर्मेशन होगा जो बिल्कुल ही केमिकली इनर्ट होगा, किसी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, ऑक्साइड का, हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा नहीं, गैसियस फॉर्म में होगा, कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में काफी कम होगा, मास कम होगा, ऊपर की तरफ मिलेगा पीरियोडिक टेबल पर। बोल्डली इन्होंने नोबल गैस, इनर्ट गैस, स्टेबल गैस के बारे में बताया। ठीक है, ये इनका अचीवमेंट है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा भी बोल सकते हो, बिल्कुल सबसे बड़ा, यू कैन से दिस। बिल्कुल 9th ऐसे में भी हम लोग जानते हैं आखिर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का पैटर्न चेंज होगा, जो KLMN पढ़े हो 11th 12th तो काम नहीं करेगा, बट अंत में तो सबको नोबल गैस, इनर्ट गैस वाला ही कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा, वही स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इन सब के बारे में मेंडलीफ ने ही पहले बताया था, बताया भी था, जगह भी खाली छोड़ा था कि यहीं पर जाकर के ऐसे एलिमेंट सेटअप हो जाएंगे। ठीक है, तो नोबल गैस, इनर्ट गैस, स्टेबल गैस के बारे में भी मेंडलीफ का बताया हुआ है स्टेटमेंट। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। टेबल गलत बना देना, जो टेबल आज के डेट में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस वजह से मेंडलीफ इज नॉट कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट केमिस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनर्ट गैस, नोबल गैस के बारे में बता देना क्या होगा कैसे नहीं होगा, उसके वजह से इवानोविच मेंडलीफ इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, जैसे रदरफोर्ड का भी हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, उनका एटॉमिक से तो गलत साबित हो गया, बट न्यूक्लियस का खोज होना, प्रोटॉन उसके मतलब पॉजिटिव चार्जेस उसके अंदर है, एटम के बारे में बताना, खोखला होता है, इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता है, ये सब तो रदरफोर्ड ही बताए। पीरियड टेबल गलत, उनका स्ट्रक्चर गलत हो गया तो क्या हो गया। अभी भी सर हमने रदरफोर्ड को ही फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। उसी तरह से क्लासिफिकेशन आज के डेट में आप लोग मोजले और नील बोर का करते हैं, और बहुत सारे बच्चों को मेंडलीफ के बारे में ही पता रहता है। मेंडलीफ को ही फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बोला जाता है। मोजले, नील बोर का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग को मालूम है, बट पूरा कंट्रीब्यूशन इन्हीं का है। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से जानना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये सब हो गया अचीवमेंट। इन सबको सेटअप करके लिखेंगे, पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पहले इनका लॉ देख लिए, फिर इन्होंने टेबल कैसे बनाया, तो टेबल बनाने का क्राइटेरिया क्या था, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बट डाउन द ग्रुप, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बनाता हो। टू बी प्रिसाइज, जो सिमिलर तरह का हाइड्राइड, जो सिमिलर तरह का ऑक्साइड बनाता हो। आपके बुक में यही लिखा हुआ है तो आपको यही लिखना ही पड़ेगा, सिमिलर ऑक्साइड, सिमिलर हाइड्राइड, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप में सिमिलर केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, इससे टेबल बनाया। ठीक है, उसके बाद अचीवमेंट में देखें, कुछ एलिमेंट का प्रिडिक्शन करना, नोबल गैस, इनर्ट गैस के बारे में बताना, कंसीडर्ड एज अचीवमेंट। ये कहीं से भी ड्रॉबैक नहीं, अचीवमेंट है। ओके है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि उस समय जो 63 एलिमेंट मौजूद था, वो 63 एलिमेंट इनके पीरियोडिक टेबल में सेट हो गया था। जो 63 एलिमेंट प्रेजेंट था, वो 63 एलिमेंट इनके टेबल में सेटअप था, और किसी का पोजीशन तुम नहीं काट सकता। बोलोगे 56 तो न्यूलैंड भी लगाया ही होगा, बट सेट नहीं हो रहा था ना। कल ही तो आप लोग देखे थे कहां जा रहा है, कोबाल्ट निकल जा रहा था उसका उधर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, वो तो नहीं चलेगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो 63 एलिमेंट सेटअप था, और उस समय से लेकर के 60-65 साल तक उसमें कहीं पर भी कोई ड्रॉबैक भी नहीं था, कंसीडर्ड एज करेक्ट। ठीक है, समझ आ रही बात। अब इसमें एक और खास बात है, इसको आप लोग देखेंगे थोड़ा सा फिर से, वही ग्रुप 8 ही की तरफ देखो। ग्रुप 8 के बारे में देखो, ये आयरन कोबाल्ट निकल से पीछा नहीं छूट रहा, नहीं, ये डोमिनियर के लॉ में भी था, जो मैं लास्ट में बताया था आप लोगों को, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है बट मैं बताया था, वो ये भी खोज लिए थे, इनका ट्रायड में भी था आयरन कोबाल्ट निकल। न्यूलैंड के लॉ में भी है आयरन कोबाल्ट निकल के बारे में, इनका गलत में चला जा रहा था, 8वां वाला प्रॉपर्टी मिलाने के चक्कर में इनका चला जा रहा था गलत जगह पर, बट ये कोबाल्ट आयरन निकल से पीछा नहीं छूट रहा है। ये फिर से तुमको इसमें भी आयरन कोबाल्ट निकल दिखेगा। इसमें देखो कोबाल्ट और निकल को देखो, कोबाल्ट का मास कितना दिख रहा है, क्या आता है एग्जाम में लिखने के लिए, कोबाल्ट का मास कितना दिख रहा है, 58.9। ठीक है, जो है वही बोल रहा। निकेल का 58.7। ठीक है, 58.7। तो ये लॉ जो है वो कैसे बनाया गया था, अभी मैं पिछले 1 घंटे से बता रहा हूं। अक्रॉस द पीरियड में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका मास क्या हो रहा है, इसका मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका जो मास जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये तो बड़ा से छोटा हो गया, छोटा से बड़ा होना चाहिए ना।
ठीक है, तो ये अब इसमें बच्चे बोलते इतना बड़ा साइंटिस्ट गलती कैसे कर दिया, गलत कर दिया, गलत नहीं है एक्चुअली में। ये सोचने की बात है, जैसे कल न्यूलैंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, बोलने का तरीका आप एक बोल सकते हैं कैल्शियम तक ही काम कर रहा है, बेकार लॉ है, ये ड्रॉबैक है। अच्छाई में भी है कि कैल्शियम तक काम कर रहा है, अभी भी करता है, कैल्शियम तक न्यूलैंड का लॉ ही लगा दो सब सही आएगा, KLMN K में 2 एलिमेंट सब सही आ जाएगा, है ना। तो वही बात है, ये अभी आपको ऊपर से लगेगा ड्रॉबैक है, बट न्यूलैंड नहीं डोबिनिया ये बता दिए थे पॉइंटेड, ऐसा नहीं कि ये इनका ड्रॉबैक माना जाता है, ये इनका ड्रॉबैक नहीं माना जाता है, गलती से इसको पहले लगा दिया, बाद में इतना बड़ा साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी गलत कर देगा। आप थोड़ा कोबाल्ट के नीचे वाले को देखिए और निकेल वाले के नीचे वाले को देखिए, थोड़ा नीचे वाले को देखो, कोबाल्ट के नीचे कौन है, रोडियम और इरिडियम है ना, और निकेल के नीचे है पैलेडियम और प्लैटिनम। इन सब का प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है। मेन मोटिव ये नहीं है कि मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाया जाए, ये इनका मेन मोटिव था ही नहीं। इनके पूरे लॉ का मेन मोटिव है कि भैया सामने जब रखा तो नीचे की तरफ देख करके मालूम हो जाना चाहिए कि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रहा है। ये 0.2 का मास को अगर मैनेज करने जाते हैं, ऐसा नहीं कि इनको मालूम नहीं था, गलत लगा दिया, पॉइंट के वजह से गलती हो गया, इसको हटाओ, ड्रॉबैक है, ऐसा नहीं, इनको मालूम था, इनको ये बात मालूम था कि वहां पर मेरा मास का कुछ पंगा हो रहा है 0.2 के वजह से, बट पंगा इसका नहीं है, पंगा डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी रिजेंबल करना चाहिए। आज के डेट में एज अ साइंस स्टूडेंट हमें मालूम है कि कोबाल्ट का प्रॉपर्टी जो है वो कौन सा, रोडियम और इरिडियम के साथ मैच करता है। निकेल का जो है उसके नीचे दिख रहा होगा प्लैटिनम और पैलेडियम, इन सब के साथ इसका प्रॉपर्टी मैच करता है। ये 0.2 का मास इधर करने के चक्कर में डाउन द ग्रुप वाला ही गलत हो जाता, फिर तो जहां से चले सब उल्टा ही हो जाता। तो ये यही अभी मिस्टर प्रतीक पूछ भी रहे और आप लोग भी देखेंगे कई किताब में क्या, आप एज अ साइंस स्टूडेंट आप सोचिए, आप इसको एज अ ड्रॉबैक भी ले सकते हैं कि इनका लॉ तो बताया गया था कि भैया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास होगा, यहाँ कहाँ है, गलत है, बट इसको आप अचीवमेंट के फॉर्म में भी देख सकते हैं कि ठीक है 0.2 का गलती है, बट मेन टॉपिक तो नहीं गड़बड़ा है ना। मेन टॉपिक ये नहीं था कि मास पर अरेंज करो, ये थोड़ी टॉपिक है। क्लासिफिकेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्लासिफिकेशन हो तो हमें देख करके मालूम चले कि यहां पर ये एलिमेंट है, इसका प्रॉपर्टी मैच करना चाहिए। ये थोड़ी मेन मोटिव है कि उसका मास को हम लोग लेकर के अरेंज कर दिए, है ना। तो ये तुम सोच सकते हो, यू कैन टेक इट एज अ पॉजिटिव, मतलब इसको आप अचीवमेंट में ले सकते हो। और कई किताब में या फिर स्कूल एग्जामिनेशन में भी इसको हम लोग ड्रॉबैक में ही लिख देते हैं कि इनका लॉ तो कह रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे आना चाहिए, बट कई जगह पर थोड़ा गलती है मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर। बट एज अ साइंस स्टूडेंट वी कैन क्लियरली से दैट इसमें कुछ गलती नहीं है। मास लगाना इस चैप्टर का थोड़ी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ मास ये थोड़ी चैप्टर का नाम, प्रॉपर्टी मैच करना चाहिए डाउन द ग्रुप में। प्रॉपर्टी 0.2 के वजह से अगर थोड़ा गलती हो गया तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप जो है वो मैच करता है, ठीक है। ऐसा 1-2 एलिमेंट और मिलेगा खोज के, अभी बताओ कौन कौन। टेल्यूरियम और आयोडीन है, वो खुद ही देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। टेल्यूरियम देखो कितना है, 127. टेल्यूरियम कितना है भैया, 127.6, और बगल और कौन है, आयोडीन का कितना है 126.9। तुम्हें लगेगा बेकार है, अक्रॉस द पीरियड जा रहा है और मास कम हो रहा है, लो बेकार है, गलत है। बट नीचे भी तो देखो, नीचे देखोगे तो आयोडीन के ऊपर नीचे कौन दिख रहा है, आयोडीन के ऊपर वही ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन वाला सब जो है वो दिख रहा होगा, जो कि हमें मालूम है कि प्रॉपर्टी सेम होता है। अब ये जबरदस्ती है पॉइंट के चक्कर में इधर लगा दिए। इसमें कई बार बच्चे पूछते हैं कि इतना बड़ा साइंटिस्ट है, इसको दिखा नहीं गलत है, 100% दिखा, ऐसा थोड़ी है नहीं दिखा, वो मास पर ही अरेंज किया था। ये जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो भी सोचते थे कि जब ये मास पर ही बनाया तो कैसे गलत हो गया, इसको पता नहीं चला। 100% पता था गलत है, और ये बताए भी थे कि कुछ एलिमेंट में मेरा गलती है, बट मेन मोटिव मास नहीं प्रॉपर्टी भी लाना था। तो प्रॉपर्टी जो है आयोडीन के ऊपर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का मैच कर रहा है, तो डाउन द ग्रुप प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए। एक आध एलिमेंट में मास का झमेला है, वो आप ड्रॉबैक के फॉर्म में लिख सकते हैं परीक्षा में, बट वो ड्रॉबैक नहीं कंसीडर किया जाता, उतना पॉइंट का डिफरेंस को कोई ड्रॉबैक नहीं माना जाता। प्रॉपर्टी तो डाउन द ग्रुप मिलना चाहिए। तो ये इनका अचीवमेंट में भी हम लोग लिखते हैं कई किताब में, और इसको हम लोग ड्रॉबैक में भी लिख देते हैं। ये समझ में आ गई। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या समझे, मेंडलीव का पहले पीरियोडिक लॉ समझ गए, उसके बाद टेबल कैसे फॉर्म किया गया समझ गए, उसके बाद समझ गए कि वो जो आपके सामने दिया हुआ है वो मॉडिफाइड है, ये एक्चुअल वाला नहीं है। मैं ये भी बोला कि नेट पर जाकर एक्चुअल देख सकते हो, बट शायद आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो भी फिर बहुत सारे साइट्स में आपको अलग अलग तरह का दिखेगा, कहीं कुछ तो एग्जैक्ट शायद ना दिखे, और दिखेगा ही कैसे। 154, 150, 55 साल हो गए, ऊपर से गलत भी है, ये यूज नहीं करते, तो उनका द्वारा बनाया हुआ एक्चुअल तुमको कहाँ ही मिलने वाला नहीं मिलेगा। तुमको बस जानना है कि उन्होंने टेबल कैसे बनाया,
ठीक है। अचीवमेंट में देखेंगे कुछ ऐसे एलिमेंट का प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट किया जो कि बाद में जाके खोज हुआ, सिर्फ खोज नहीं हुआ, प्रॉपर्टी बिल्कुल रिजेंबल किया। नोबल गैस, इनर्ट गैस के बारे में बताए, बोल्डली प्रिडिक्ट किए कि यहाँ पर नोबल गैस का सेटअप किया जा पाएगा। मास में जहां जहां पर हल्का फुल्का प्रॉब्लम था उसको भी बताए गलती तो है बट डाउन द ग्रुप मेरा केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी रिजेंबल करता है। उस समय मौजूद जितना भी एलिमेंट था वो उनके टेबल पे सेटिस्फाइड था। 66-65 साल तक कम से कम एलिमेंट के पोजिशनिंग के वजह से इनका लॉ को कोई काट नहीं पाया। 65-66 साल 1933 तक इनका पीरियोडिक टेबल सही माना गया, और वो एलिमेंट के पोजीशन से नहीं कि ये 8 के बाद नहीं काम कर रहा, गलत है, एक जगह पे 2 आ गया 4 आ गया, गलत है, ऐसा नहीं। 63 एलिमेंट 65-66 साल तक करेक्टली एकदम फॉलो अप किया साइंस। इनका पीरियोडिक टेबल पे 65-66 ईयर साइंस जो है वो बेस्ड रहा। ठीक है, तो ये सब हो गई हमारी इसकी कंट्रीब्यूशन की बात। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो है ही, जिसके वजह से आज के डेट में हम लोग मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक लॉ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो चीज अभी बताएगा उसी को आप लैंग्वेज पलट करके लिख सकते हैं, वो सब थोड़ा थोड़ा अगर दूसरे तरीके से सोचोगे तो वो ड्रॉबैक निकल आएगा। ठीक है, ड्रॉबैक आया कहां पर ड्रॉबैक आया, सबसे पहला और जो खास बोला जाता है वो आप लोग देख रहे, जो लोग 9th ईमानदारी से, आप लोग में से बहुत लोग नहीं पढ़े 9th ईमानदारी से, बट जो लोग पढ़े हैं उनको 9th की कुछ बातें याद आएगी। मास का झमेला ही हो रहा है और वो हो ही रहा आइसोटोप के वजह से। तो जब आइसोटोप का खोज होना शुरू हुआ, जो कि काफी रिसेंट साइंस है, जो लोग 9th में ईमानदारी से पढ़े उनको मालूम होगा, जब आइसोटोप्स का खोज होना स्टार्ट हुआ, आइसोटोप्स का क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास अलग अलग है। क्लोरीन का 1735, 1737, कार्बन का 612, 614। इतना ही नहीं, जो लोग 9th में पढ़े थे उनको याद होगा, लगभग जितना भी एलिमेंट है सबका आइसोटोप मिलता है। तो आइसोटोप के साथ प्रॉब्लम यह है कि इन सबका एटॉमिक नंबर क्या है और क्या अलग है, और इनका लॉ कैसे लगाया गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर। तो अगर आइसोटोप को घुसाने जाओगे, क्योंकि आइसोटोप मिलता है उससे आप झुटला नहीं सकते, जब आइसोटोप को घुसाने बैठोगे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पर, तो पहला वाले में भी हाइड्रोजन ही लगाना पड़ेगा। इनका तो मास पर है ना, तो 1 के बाद 2 आता है, तो 2 पर भी फिर मास के हिसाब से फिर हाइड्रोजन ही चला जाएगा। फिर 3 पर भी घुसाने जाओगे तो हाइड्रोजन ही चला जाएगा। बात समझ आ रही है? शॉर्टकट में बात करें तो आइसोटोप्स को अरेंजमेंट पोजीशन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं हो पाएगा, ये ड्रॉबैक है। दिस इज द ओनली ड्रॉबैक टू बी प्रिसाइज। यही ड्रॉबैक है कि आइसोटोप का उपाय नहीं लग पाएगा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, आइसोटोप का उपाय नहीं है। ये नहीं ड्रॉबैक जाएगा कि बाद में एलिमेंट खोज हुआ तो कहां जाएगा, बहुत जगह छोड़ करके गए थे, वो ड्रॉबैक नहीं है। ड्रॉबैक आप आइसोटोप को घुसाया ही कहां जाए, जगह तो दिए हो बट कहां घुसेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर आइसोटोप्स का पोजीशनिंग हम लोग नहीं कर सकते, ओनली ड्रॉबैक है, सिर्फ यही ड्रॉबैक है। ठीक है, अब जबरदस्ती छोटा मोटा खोज खाच के निकालना है तो यही निकाल सकते हो कि इनका लॉ तो बोला गया था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर है, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पर है। बट ये अभी आपको बताएगा, इसको तुम क्या ही ड्रॉबैक है, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ठीक ही है, बट फिर भी प्रिसाइसली लिखना ही पड़े तो लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर नहीं, एक आध एलिमेंट जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे जा रहा है, तो लिखना ही है, तो इसको हम लोग थोड़ा बहुत ड्रॉबैक के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एक और वाला बताओ। इन स्कूल एग्जाम में वी कैन राइट इट एज अ ड्रॉबैक, स्कूल परीक्षा में इसको हम लोग ड्रॉबैक के तरह पर ले सकते हैं, बट एज अ गुड साइंस स्टूडेंट वी कैन कंसीडर इट एज अ गुड अचीवमेंट, बट स्कूल एग्जाम में वी हैव टू राइट इट एज अ ड्रॉबैक। इनका लॉ था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर, बट कई जगह पर ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला रूल टूट रहा है, तो लिखना ही होगा, तो ड्रॉबैक तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं क्वेश्चन, मैं क्या बता, हम लोग जब स्कूल टाइम से थे तब से मेरे भी, हम लोग के भी दिमाग में जाता था, इतना बड़ा साइंटिस्ट इसको मालूम में था गलत है तो सही क्यों नहीं कर दिया, तो उसका मैं आंसर बताया, क्या ही होता सही करके, मास सही करने का बात नहीं था, प्रॉपर्टी सही करने का बात था। वो चाहते तो मास इधर उधर कर देते, बट प्रॉपर्टी ही सेम नहीं आ रहा, तो क्या फायदा होता। तो उस हिसाब से ड्रॉबैक लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरा वाला जो ड्रॉबैक है उसको ड्रॉबैक नहीं ही माना जाता है। हाइड्रोजन का पोजीशनिंग को लेकर के चर्चा है, तो देखो हाइड्रोजन को कहां पर रखा गया, हाइड्रोजन को, हाँ, हाइड्रोजन किसके साथ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब के साथ है। तो आज के डेट में तो हमें मालूम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब क्या है, सब तो मेटल है, वो भी हाईली रिएक्टिव मेटल, अल्कली मेटल। हाइड्रोजन के बारे में तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये हाईली रिएक्टिव अल्कली मेटल है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाइड्रोजन को यहाँ क्यों रखा गया, यहाँ रखा गया, चलो तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो, यहाँ रखा गया, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी गैस है, उन सबके भी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 है, वहां क्यों नहीं, यहाँ क्यों, इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इस पीरियोडिक टेबल पे नहीं है।
ठीक है, पोजीशनिंग ऑफ हाइड्रोजन, जो कि जब जैसे जैसे तुम लोग सीनियर क्लासेस में आओगे, थोड़ा सा साइंस और आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा इसमें ड्रॉबैक क्या, आज भी पता नहीं है कहाँ रखा जाए, आज भी इधर उधर कहीं भी एडजस्ट किया रहता है, पता ही आज जैसे होता उस समय चलो प्रॉब्लम तो आज खोज कर ली, क्या खोज कर ली, आज भी इधर उधर ही है ना। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ, क्यों, क्या, किस लिए लिथियम सोडियम पोटेशियम के साथ है बट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ क्यों नहीं है, ये नहीं पता चल रहा है। मास पे हल्का हल्का सा ही सही, बट इनका पूरा लॉ बेस्ड था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर, कहीं कहीं पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास आ रहा है। और तीसरा नंबर पर हम लोग देखे, और क्या देखे, हाँ आइसोटोप, वही मेन है, मतलब एक ही एक्चुअली में है। आइसोटोप्स कोई छुपा हुआ साइंस नहीं है, आइसोटोप सबको मालूम है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप को तुम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में सेट नहीं कर सकते, दीज आर द ड्रॉबैक्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक और है वही मास वाला ही दिया हुआ, क्या है बताओ, वो एलिमेंट के बीच में कितना मास है होगा एलिमेंट, वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। वही किसको हम लोग कॉमन सेंस में बात कर सकते हैं, जैसे मास पर है, मास पर तो एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है, उसको मास के हिसाब से सेटअप किया गया है, तो नीचे की तरफ तो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट होगा, बट बगल वाले में बीच में कितना एलिमेंट प्रिडिक्ट मतलब आ सकता नहीं, नया एलिमेंट कौन सा खोजोगा ये हम लोग नहीं बता पा रहे। ठीक, क्योंकि मास के हिसाब से है, मास के हिसाब से ये बता, जैसे ये 58.9 है, 58.7 है, अब इसके बीच में कौन सा एलिमेंट आ जाएगा बाद में खोजोगा तो ये कैसे प्रिडिक्ट होगा, तो बट इसको कंसीडर नहीं करते। लिखते समय हम लोग लिखेंगे थोड़ा समझा करके, बट ठीक ही है, मतलब अगर एज ए साइंस स्टूडेंट बात करें तो सिर्फ एक ही आइसोटोप का पोजीशनिंग जो है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं है। ठीक है, बाकी सब छोटी मोटी बातें है लिखेंगे, बट आइसोटोप वाला ही माना जाता है मेजर ड्रॉबैक इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो इन सब के बारे में कल हम लोग लिखते हुए फिर चले आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। ओके, ग्रेट।